बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर अपना एक क्लास क्रिएट करी है मैंने, है ना। और ये जो मैंने क्लास क्रिएट करी है उस क्लास में मैंने बोला कि मुझे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे फंक्शन के केस में सबसे पहले मैंने रिटर्न टाइप लिखा है। रिटर्न टाइप के बाद में मैंने लिखा है फंक्शन का नाम। फंक्शन के नाम के बाद में अपन क्या लिखेंगे, फंक्शन की बॉडी, राइट। अब अगर अपन बात करें कि मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर इसको कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन का नेम। लेकिन मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख के कॉल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीजें अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि मेन मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया है, तो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट से वो मेथड डायरेक्टली कॉल हो जाएगी। लेकिन स्टैटिक का कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी हम स्टैटिक को यूज नहीं करेंगे। बात आती है आपके प्रिंट नाम की मेथड की, जिसको कॉल करने के लिए आपको आउट नाम के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो कि प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास का है। तो मतलब मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत लगी। आपने नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल नाम के मेथड को कॉल किया है ना, ताकि आप यूजर से इंटीजर, फ्लोट, डबल इस टाइप की वैल्यू गेट करे। तो उसको भी कॉल करने के लिए आपको स्कैनर नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। यहाँ पे स्कैनर क्लास भी प्री डिफाइंड क्लास थी और प्रिंट स्ट्रीम नाम की क्लास भी प्री डिफाइंड क्लास थी। अब लेकिन बात आती है कि अब यहाँ पर ये जो आप फंक्शन बनाने वाले हो, ये फंक्शन कैसा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर कुछ भी फंक्शन बना सकता है। अब यूजर अगर कुछ भी फंक्शन बना सकता है, तो ये कहीं पे डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर अब इसको कॉल करना है, तो मैं किसी स्पेसिफिक क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकता हूँ क्या, प्री डिफाइंड क्लास से नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर मुझे यहाँ पर अगर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना है, तो मुझे यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड जो क्लास है उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने के लिए आप यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता कैसे है। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से, है ना। अब न्यू कीवर्ड क्या होता है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, क्लास बोल रहा हूँ, है ना। याद हो तो आपने हेलो वर्ल्ड का जब प्रोग्राम बनाया था, तब आपने क्लास का यूज किया था। क्लास के केस में आपने बोला था क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट होती है। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर के द्वारा डिफाइन की गई एक ब्लूप्रिंट होता है, एक लेआउट होता है ना, जिसको आप यूज करते हो। किस लिए यूज करते हो, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। समझ में आया। अब अगर अपन बात करें ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब आप इसको ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल से इसको कोरिलेट करो कि ये क्लास क्यों खोली गई, ताकि स्टूडेंट्स आ सके। मतलब ये क्लास क्यों खोली गई, ताकि स्टूडेंट्स आ सके। तो इसका मतलब ये क्लास सबसे पहले तो क्रिएट की गई, तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट। यूजर डिफाइंड मतलब अस्तित्व पहले से थोड़ी था, बनी हुई थोड़ी थी, बनाई गई ना। तो यूजर ने खुद ने बनाई। ऐसा आप सोचे कि हमको भी एक क्लास खोलना है, तो तुम भी एक क्लास बना दोगे, तो वो भी तो यूजर डिफाइंड ही कहलाएगी। ठीक है, किस लिए बना रहे हो, ताकि हमारे स्टूडेंट्स आए। स्टूडेंट्स आए तो स्टूडेंट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब जिसका इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है। रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है मतलब कि अगर तुम कहीं खड़े हो जाओगे, है ना, तो सामने वालों को दिखोगे कि हाँ भैया ये सामने वाला कोई बंदा है, इसकी कुछ हाइट है, इसकी कुछ विड्थ है, ये खड़ा है तो कुछ वॉल्यूम कवर अप कर रहा है ना। तो मतलब आपका एग्जिस्टेंस है। और यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आते जाएंगे, उतने इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे। क्लास, एक स्टूडेंट आया तो वो एक क्या कंसिडर होगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा स्टूडेंट आया वो क्या कंसिडर होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे इस क्लास के कितने स्टूडेंट्स हो गए, 15 स्टूडेंट्स आए तो इस क्लास के 15 ऑब्जेक्ट हो गए। अब आपने कभी ऐसा देखा है कि आप यहाँ से बाहर से निकल रहे थे और पानी आ गया, तो तुम ऊपर क्लास में आके बैठ गए, कभी ऐसा हुआ। तुम यहाँ से निकल रहे थे और बहुत पानी आ गया, तो तुम इधर क्लास में आकर ही बैठ गए। ना तुम हमको जानते ना हम तुमको जानते, बस तुम आके बैठे हुए हो। क्यों, क्योंकि बाहर पानी आ रहा है। ऐसा हुआ है क्या कभी, घर जाते टाइम कभी ऐसे एकदम तेज पानी आ गया, तो क्या किसी की भी दुकान के अंदर जाके बैठ जाओगे कुर्सी पे, किसी की भी क्लास पे जाके, किसी के भी स्कूल में जाके, किसी के भी कॉलेज में जाके बैठ जाओगे क्या आराम से, नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपने यहाँ पर फीस भरी है ना, और फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर 4 बजे की क्लास थी, 5 बजे छुट्टी हो गई, पानी आ रहा है, और अगर 9 बजे तक क्लास चालू है, तो तुम
6 बजे से 9 बजे तक भी यहाँ पे बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते हो? तो क्यों बैठ सकते हो? क्योंकि तुम इस क्लास के ऑब्जेक्ट हो। तो इसका मतलब तुम क्लास के अंदर की चीजों को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुमको क्या बनना पड़ेगा? एज अ ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, या क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तुम वाटर बॉटल लेकर आते हो, तुमको पानी भरना है, तो तुम उधर सामने वाले क्लास में जाकर वहां से वाटर कूलर से पानी भर लेते हो, राइट? अभी ऐसा करते हो क्या कि यहाँ से घर जा रहे हो और पानी की बोतल है तो किसी की भी वहां पे क्लास में चले गए और वहां से पानी भर के घर चले गए? ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज ये क्लियर हो रही है आपको कि अगर क्लास के अंदर की चीजों को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट से डील करना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो मुझे अगर यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली उस क्लास के अंदर जो फंक्शन मैंने बनाया था उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है न्यू कीवर्ड। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है यहाँ पर? न्यू कीवर्ड। अब ये जो न्यू कीवर्ड है, तो ये न्यू कीवर्ड को आप क्या बोल सकते हो? ऑपरेटर भी बोल सकते हो। न्यू कीवर्ड को अपन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अब वैसे तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि न्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के लिए। फिर उसके बाद में आप क्या बोलेंगे कि ये क्या करता है? एलोकेट करता है। क्या एलोकेट करता है? मेमोरी एलोकेट करता है। कैसे एलोकेट करता है? डायनेमिक एलोकेट करता है। डायनेमिक एलोकेट करता है मतलब कैसे? तो डायनेमिकली मतलब रन टाइम पर। रन टाइम पर मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल आज तुम आए हो, आज तुम यहाँ पर बैठे हो, कल फिर क्लास लगेगी, हो सकता है कल कोई और नया स्टूडेंट आ जाए, परसों फिर क्लास लगेगी, फिर कोई नया स्टूडेंट आ जाए। तो वो स्टूडेंट कैसा आ रहा है? डायनेमिकली आ रहा है ना। आज इतनी बेंचेस खाली दिख रही है, राइट? हो सकता है 10 दिन बाद सब भरी हुई हो जाए। तो वो कब होगा? डायनेमिकली होगा। डायनेमिक मतलब वो तो ये है कि आज का दिन निकला, कल का दिन आया, कल के दिन क्लास लगेगी और उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो डायनेमिकली मेमोरी क्या होगी? यहाँ पर अलोकेट होगी। तो ये न्यू क्या करता है? डायनेमिकली मेमोरी को अलोकेट करता है। कहाँ अलोकेट करता है? हीप में। अभी हीप क्या होता है? तो जैसे आपने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ा होगा, है ना, सी प्लस प्लस या कहीं पर भी, तो जिसमें आपने देखा होगा डेटा सेगमेंट होता है, हीप होता है ना, स्टैक होता है ना, जो कि डायनेमिक मेमोरी को अलोकेट करके रखता है, होल्ड करके रखता है, लोकल वेरिएबल को होल्ड करके रखता है ना। तो उस केस में ये क्या करेगा? हीप के ऊपर मेमोरी को अलोकेट करके रखता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये न्यू ने एक ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन अब उस ऑब्जेक्ट को आपको एक शेप भी तो देना पड़ेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर भी तो देना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर बोले तो आपको एक नाम भी तो देना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट किसका बनाया है। क्लियर है? तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? तो इसके बाद में फिर आप लिखते हो आपकी क्लास का नाम। यहाँ क्या आएगा आपके पास में? क्लास का नाम, क्लास नेम। कि मुझे इस स्पेसिफिक क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। और इस स्पेसिफिक क्लास का अगर ऑब्जेक्ट आपको बनाना है तो फिर आपको उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा। इसको फिर से रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि अभी आप फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आपने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, या फिर चलो ठीक है आपका 12th तक हो गया, अभी आपने कॉलेज जाना स्टार्ट नहीं किया, है ना। अब आपने सोचा है कि आपको कॉलेज जाना है, मतलब आपने ये क्या मन में माना है कि यू नीड टू सिंपली कंसिडर्ड एज अ कॉलेज स्टूडेंट, है ना। आपको अपने आप को कैसा कंसिडर करवाना है या कैसा कंसिडर हो गया? आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट कंसिडर हो गए। अभी ये सिर्फ एक जनरलाइज है, इंदौर में तो इतने सारे कॉलेज है, सभी कॉलेज के बच्चे थोड़ी बनोगे आप, है ना। आपको बस कॉलेज का स्टूडेंट बनना है। तो ये किससे होगा? सिर्फ न्यू से। अब आपने यहाँ पे कॉलेज का नाम डिफाइन कर दिया कि यार आप फॉर एग्जाम्पल मेडिकैप्स के स्टूडेंट बनना चाहते हो, आप एक्रोपोलिस के स्टूडेंट बनना चाहते हो, है ना, आप XYZ कॉलेज के स्टूडेंट बनना चाहते हो, है ना। तो उसमें आपने क्या कर दिया? यहाँ पर आपने यहाँ पर उस कॉलेज का नाम लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि आप स्टूडेंट बनोगे उस स्पेसिफिक कॉलेज के, राइट। अब ये तो आप बन गए, लेकिन अब अगर जब आप उसमें एडमिशन लेते हो या कॉलेज जाना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है ना, बहुत सारी चीजें इनिशियलाइज होती है ना। इनिशियलाइज होती है मतलब कैसे? कि आप अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज के पार्ट बने हो तो आपको कॉलेज जाने के पहले उसकी यूनिफॉर्म वियर करना रहेगी, आप फॉर्मल्स में नहीं जा सकते। तो आपको ड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, कॉलेज ड्रेस की। आपको आइडेंटिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी,
ठीक है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम है कि यार वहाँ पे बुक्स या नोट्स या ऐसी चीजें पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फोल्डर्स वगैरह पहले से अलॉट करते हैं तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी। तो इसका मतलब आप उस कॉलेज के जब स्टूडेंट बने तो आपको वहाँ का परमानेंट या फिर जेन्युइनली स्टूडेंट कंसिडर होने के लिए, है ना, ये सारी चीजें भी क्या करना पड़ेगी, फॉलो करना पड़ेगी कि कॉलेज ड्रेस में ही जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड वियर करके ही जाना पड़ेगा, जो भी उन्होंने नोट्स बुक्स डॉक्यूमेंट्स बताए वो लेकर ही जाना पड़ेगा। मतलब आपको इनिशियलाइज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, न्यू से ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वो उस क्लास का नाम लिखा, और उसके बाद में आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लिख के क्या करोगे, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, जो कि क्या करेगा कि यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट को ये क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। जैसे तुम उस स्पेसिफिक कॉलेज के स्टूडेंट बने, तुमको ड्रेस अलोकेट हुई, अलॉट हुई, तुमको आइडेंटिटी कार्ड अलॉट हुआ, तुमको कुछ डॉक्यूमेंट्स अलॉट हुए, सिमिलरली यहाँ पे भी जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो ये पैरेंथेसिस लगाने से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और वो कंस्ट्रक्टर उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करेगा कि अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू आती है, फ्लोट वैल्यू आती है, डबल वैल्यू आती है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या सेट करना है, ये वहां पर वो कंस्ट्रक्टर काम करेगा। और ये जो बना हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या लिखते हो, तो आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का नाम लिख देते हो, और ये जो भी आप नाम लिखोगे ये नाम क्या होता है, तो ये होता है आपका रेफरेंस वेरिएबल, है ना, रेफरेंस, है ना, वेरिएबल। ठीक है। अब ये रेफरेंस वेरिएबल होगा, लेकिन अब ये रेफरेंस वेरिएबल की अगर अपन बात करें कि ठीक है ये रेफरेंस वेरिएबल तो होगा, लेकिन आपने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें आपने बोला था कि जावा इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली टाइप मतलब कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर जिस टाइप का डेटा आ रहा है तो इट्स मैंडेटरी टू डिफाइन द टाइप ऑफ दैट स्पेसिफिक वेरिएबल। यहाँ पर आपको उस वेरिएबल का टाइप मैंडेटरीली डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो ये जो वेरिएबल है ये जिस भी स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा तो आपको उस स्पेसिफिक क्लास का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है कि क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, ऐसा अगर मैं लिखूंगा तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला कौन होगा यहाँ पे, तो वो जो भी मेरे को ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला होगा मेरा वेर, और इस वेर को अपन बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन बोल चाल में अपन बोल देते हैं कि वेर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, कि वेर क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है किसका, उस स्पेसिफिक क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट से अपन किसको कॉल करेंगे, अपने मेथड्स को, अपने डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे। जबकि वो होता क्या है एक्चुअल में, रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने बोला कि ये मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी आपको भी समझ में आ गया है कि उस क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो अब अपन करेंगे क्या, तो अपन सिंपली यहाँ पर आते हैं, जो रिटर्न टाइप मैंने लिखा है इसकी जगह मैंने लिखा है यहाँ पर वॉइड। यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माय फन, और उसके अंदर ये जो बॉडी ऑफ फंक्शन जो देके रखी हुई है इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो यूजर। अब मुझे इसको अगर एक्सेस करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, fun1 का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, fun1। क्लियर है यहाँ तक। और अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जैसा कि मैंने भी आपको बताया था ना कि न्यू क्या है, तो न्यू सिंपली आपका कीवर्ड या फिर आप ऑपरेटर बोले, fun1 उसका क्या होगा, क्लास का नाम होगा, और यहाँ पे ये लिखने से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि यहाँ पे क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। वो जो इनिशियलाइज होगा उसको रिप्रेजेंट आप ओबीजे नाम से, जो कि किस टाइप का होगा, fun1 टाइप का होगा। और अब आप यहाँ पे लिखोगे ओबीजे डॉट, और आप लिख लोगे यहाँ पर माय फन। अब ओबीजे से अगर आपने मायफन को कॉल किया है तो उस केस में यहाँ पर ये स्पेसिफिक मायफन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉल हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो ठीक है ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिख लिया है, अपन इसको रन कर देख लेते हैं। तो रन कर देखने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को प्रेस किया। अपन कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं, यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने लिखा है यहाँ पर ना जावा सी,
और अपन लिखेंगे यहाँ पे fun1 डॉट जावा। ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, अपन यहाँ पर आए, इसको रन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल गया, हेलो। आया क्या? यहाँ पे सभी को क्लियर है? अब अगर अपन बात करें, ये जो आपने फंक्शन लिखा है, तो अब इस फंक्शन के आगे क्या आता है? तो इस फंक्शन के आगे यहाँ पर आता है आपके पास में एक्सेस मॉडिफायर। इसके आगे क्या आता है यहाँ पर? एक्सेस मॉडिफायर। अब ये एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली होता क्या है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सेस बोले तो एक्सेसिबिलिटी, और मॉडिफायर मतलब आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को मॉडिफाई करोगे। मॉडिफाई करोगे मतलब समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कॉलिंग के हिसाब से, है ना, आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से या आपकी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से। तो अब कैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में क्या आ सकता है? यहाँ पर आपके पास में पब्लिक आ सकता है, प्राइवेट आ सकता है, प्रोटेक्टेड आ सकता है। और अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं था ना, तो इसका मतलब वो क्या था? यहाँ पर डिफॉल्ट था। डिफॉल्ट को बोलते हैं अपन पैकेज प्राइवेट। डिफॉल्ट को अपन बोलते हैं पैकेज प्राइवेट। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि मैं डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट तो खैर ऐसा है कि डिफॉल्ट एज अ कीवर्ड बोले तो लिख कर नहीं चला सकते, है ना। डिफॉल्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऐसा हटाना ही पड़ेगा। मतलब सिर्फ वॉइड मायफन लिखा है तो इसका मतलब ही है कि ये डिफॉल्ट फंक्शन है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, आप यहाँ पे पब्लिक लिखकर उसको चलाने की कोशिश करोगे। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल होगा। मैंने इसको रन किया, हेलो यूजर आ गया। मैं अगर यहाँ पर आकर पब्लिक की जगह प्राइवेट लिखता हूँ, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आकर मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने यहाँ पर इसको रन किया, रन हो गया। फिर मैं यहाँ पर आकर इसको क्या लिखूंगा? प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड के केस में मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आकर इसे कंपाइल करूंगा, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ, यहाँ पर मैंने रन किया, ये रन हो गया। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अभी इनिशियली वो फंक्शन को आपने जहां पर जिस वे में जिस कंडीशन में लिखा है, तो वहां पर अभी आपका पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट बोले तो पैकेज प्राइवेट, है ना, ये सारे ही एक्सेस हो जाएंगे, चल जाएंगे। ये पब्लिक क्या बोलता है कि आप उसको पब्लिकली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो मतलब उस स्पेसिफिक फाइल के अंदर से कर सकते हो, आप दूसरी फाइल से कर सकते हो, दूसरे फोल्डर से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन आप उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। डिफॉल्ट क्या बोलता है? पैकेज प्राइवेट, कि आप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को उस पैकेज के अंदर से, उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो, बाहर से कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट मतलब क्या होता है? तो प्राइवेट मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि उसको सिर्फ उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकता है, उसके बाहर से आप दूसरी क्लास से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करें, एक और क्या बचता है यहाँ पर आपका? प्रोटेक्टेड, है ना। तो प्रोटेक्टेड क्या बोलता है कि अगर आप किसी दूसरे फोल्डर में भी है, लेकिन अगर एज अ चाइल्ड क्लास वाली फंक्शनलिटी अगर है, तो ही वो एक्सेसिबिलिटी होगी, अदरवाइज वो एक्सेसिबल नहीं। ये कंसेप्ट आता है आपके पैकेज में। जब आप पैकेज पढ़ोगे, जब मैं आपको पैकेजेस पढ़ाऊंगा, है ना, तब वहां पर अपन देखते हैं ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बोलकर बताई, ये और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां पर मैं एक्सप्लोर कर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इनिशियली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखो, सब एक जैसे ही चल रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखकर ही अपना काम चलाते हैं। क्लियर है क्या? अब ये तो मैंने सिंपली ऐसा कुछ लिखा, है ना। अब इसके बाद में अगर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है मतलब कैसे? तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा fun2, है ना। अब ये तो चलो ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्या है? मेंबर फंक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो क्लास होती है उसके अंदर मेंबर फंक्शन भी होता है और डेटा मेंबर भी होते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया है? तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डेटा मेंबर, और मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया है? इंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या? ए, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? माई फन कॉल्ड। ठीक है। अब मुझे एक चीज ये तो समझ में आ गई कि अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है? मुझे माईफन को एक्सेस करना है। मैंने उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे मैंने माईफन को एक्सेस कर लिया।
लेकिन अब मैंने बोला कि वो जो ए देके रखा हुआ है मुझे उसको एक्सेस करना है, मुझे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं कहाँ लिखूंगा और क्या लिखूंगा? अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर ए की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, है ना। अगर आप बोलोगे सर यहीं पे क्यों लिखा है, आप एक काम करो, इसको ऐसे कट कर दो और ये यहाँ पर लिख दो। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, फन 2, ठीक है। अब देखो इसने एरर ही एरर दे दी, क्या काम ही सिंसियर, ठीक है। मैंने 2 कर दिया, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिर भी इसको कंपाइल किया, फिर भी एरर दे रहा है, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, लिखने का तरीका होता है, कन्वेंशन होता है ना, बाय कन्वेंशन, है ना। और या ऐसा बोल सकते हो कि बाय सिंटेक्स, है ना, आपको उसको सही जगह लिखना होगा। मतलब कैसे, आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ पे क्लास में आए तो वहाँ सामने भी एक क्लास है, इधर भी क्लास है, लेकिन तुम बैठ के पढ़ कहाँ रहे हो? क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो ना। तुम यहाँ पे बाहर स्टेयर्स वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे क्या, या वहाँ पे पढ़ाना चालू करा क्या? नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या बोलेंगे, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाओ ना, या तो आप इसके अंदर प्रिंट करवाओ या ऊपर वाले फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाओ, ऐसे बीच में थोड़ी प्रिंट होगा। तो मैं इसको ऐसे कट करूंगा, और कट करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में आउटपुट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब खाली मिलेगा, और जीरो क्यों मिलेगा? क्या गार्बेज वैल्यू मिलेगी, गार्बेज वैल्यू मिलेगी क्या? तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? तो अगर अपन बात करें, ध्यान से देखना, अगर आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो, है ना, सिर्फ डिफाइन करते हो, है ना, इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो वो आपको एरर देता है, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं होता, है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऊपर इंट ए लिख के रखा हुआ है, और आप यहाँ पर अगर आप उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करोगे, है ना, अभी जो मैंने लिखा है वैसे तो प्रिंट होगा नहीं, तरीका अपने को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रिंट करवाते हो तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो वैल्यू मिलेगी। अभी जीरो ही क्यों मिलेगी, तो याद हो तो मैंने जैसा भी आपको एक्सप्लेन किया कि आपने लिखा था न्यू, न्यू के बाद में लिखा था आपने क्लास का नाम, और उसके बाद में आपने लगाए थे पेरेंथेसिस, उस पेरेंथेसिस से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो यहाँ पर चीजों को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। और इनिशियलाइज करने में उसने क्या देखा कि ये जो ए आपको मिला है ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इस ए की वैल्यू को यहाँ पे जीरो रखना है। अब आप बोलेंगे क्यों रखना है, तो स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, तो डेटा टाइप्स में मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखाया था इंट, फ्लोट, कैर, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल। तब मैंने एक कॉलम में ये भी बताया था कि ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज है, कि इंटीजर की 0 होती है, फ्लोट की 0.0 होती है, डबल की आपके पास में 0.0 होती है, कैरेक्टर की बैकवर्ड स्लैश टू 0000 होती है ना, आपके बुलियन की फॉल्स होती है, बिट की भी 0 होती है ना। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे जीरो ही वो प्रिंट कर आपको देगा। तो अब अगर अपन बात करें, यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊंगा, तो इसको मेरे को प्रिंट करवाने के लिए लिखना पड़ेगा obj डॉट ए, मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर obj डॉट ए,
क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो अपन एक काम करते, मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है एफ नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी आके क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एफ नेम, सॉरी मैंने लिखा है obj डॉट एफ नेम। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसका कोई भी पुराने सेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें आपने आज के सेशन में अभी तक देखी है ना, ये सारी चीजें नई ही है ना, ये सब आज ही आया है। इसका पुराने सेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। पुराने सेशन से सिर्फ इतना कनेक्शन है कि ये जो क्लास का नाम और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो मैंने सिंटेक्स लिखा है, ये सिंटेक्स जरूर मैंने पुराने सेशंस में आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है सब नए हैं और ये उससे रिलेटेड कंसेप्ट है जो कि आपको एक्चुअल जावा में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें, मैंने क्या लिखा है obj.fname। तो अभी यहाँ पर अब एक और चीज, ये नाम है, तो नाम के लिए मेरे को क्या लिखना रहेगा यहाँ पर स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्या है आपका? डेटा टाइप। स्ट्रिंग बोले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर बोले तो एक कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर मेरे को ज्वाइन करना है तो मैं उसको नाम दे दूंगा स्ट्रिंग। अपन बोलते हैं ना मूवी और मूवीज, तो मूवी मतलब एक मूवी, मूवीज मतलब बहुत सारी मूवीज। तो कैर मतलब सिंगल कैरेक्टर, लेकिन स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब मैंने यहाँ पे क्या कुछ इस टाइप से ऐसा लिखा है। अब मैंने अभी यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया है, तो अगर कुछ मैं नाम नहीं देता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट क्या दे देगा? नल। ये स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे क्या किया, यहाँ पर कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया तो देखो उसने मेरे को क्या दे दिया यहाँ पर? नल। सिंपल सी बात है ना कि आप अगर कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप अगर कहीं पे जा रहे हो राइट, और अगर किसी को आपको बुलाना है और आपका नाम नहीं पता है तो वो ऐसे ही आपको कॉल करेगा। ठीक है, मतलब आपका नाम किसी को पता ही नहीं है तो ऐसे ही कॉल करेगा ना। लड़का है तो बोलेगा ये लड़का, लड़की है तो बोलेगा ये लड़की, है ना, ऐसे ही बोलेंगे। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर मैंने यहाँ पे लिखा है obj.fname इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, एंड्रयू एंडरसन, मैंने उसको नाम दे दिया, हाँ है ना। अपन आते हैं अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके मैं यहाँ पे से क्या करूंगा, रन करूंगा, तो मुझे क्या नाम मिल गया? एंड्रयू एंडरसन। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस एक ऑब्जेक्ट से मैंने यहाँ पर ये ऐसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी। मैंने बोला एक काम करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया। ऑब्जेक्ट मतलब कैसे, जैसे तुम लोग कि एक स्टूडेंट आया तो वो एक ऑब्जेक्ट, अब अगले दिन एक और स्टूडेंट आ गया तो मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो अब सेम नेम से तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल रख नहीं सकते हो, तो आपने उसको नाम क्या दे दिया? obj1। obj1 दे दिया आपने यहाँ पर। अब ये इससे अपन फंक्शन को अभी कॉल नहीं कर रहे, इसको मैंने हटा दिया, मैंने इसको भी हटा दिया और अब मैंने इसको क्या प्रिंट करवा दिया? obj1.fname। मैंने उसको प्रिंट करवाया क्योंकि मैंने fname जो था उसकी वैल्यू को मैंने सेट कर दिया था। अब क्या आउटपुट मिलेगा? 2 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। मैंने उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में अपन यहाँ पर इसको रन करेंगे, मैंने इसको रन किया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे कि जब आप यहाँ पर आए तो आपको एक फॉर्म दिया होगा जिसमें आपकी डिटेल्स लिखवाई होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, फादर्स ऑक्यूपेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपका ऑक्यूपेशन, आपका कॉलेज, आपका क्वालिफिकेशन, XYZ, सारी चीजें आपसे फिलअप करवाई, आपने सब भरकर वहां पे सबमिट कर दी। अब आपने तो सबमिट कर दी, अब कोई दूसरा बच्चा आएगा तो जो दूसरा बच्चा आएगा तो क्या उसकी भी वही डिटेल्स होगी क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं। जब वो दूसरा बच्चा आया है तो क्या उसको पहले स्टूडेंट का ही फॉर्म दिया होगा क्या कि यहाँ पे सारी चीजें कट करके अपना नाम लिख दो? नहीं। फिर क्या हुआ? एक नया फॉर्म दिया गया। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो डेटा मेंबर आपने लिखा है तो हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी एक कॉपी उसको अलोकेट होती है। एक स्टूडेंट आया
वो पूरा फॉर्म उसको मिल गया, मतलब वो सारी फील्ड्स उसके लिए यूनिकली आइडेंटिफाई हो गई। दूसरा स्टूडेंट आया, पूरा फॉर्म उसको मिल गया, वो सारी फील्ड्स उसके लिए फिर से यूनिकली आइडेंटिफाई होगी। मतलब ये जो एफ नेम है, तो ये एफ नेम इस ऑब्जेक्ट के लिए भी अलोकेट हुआ है और वही एफ नेम इस ऑब्जेक्ट के लिए भी अलोकेट हुआ है। तो तुमने यहाँ पर जो नेम को सेट किया था, तुमने वो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेट किया था, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सेट किया था कि जब तुम इसका एफ नेम प्रिंट करवाओगे तो एंड्रू एंडरसन आए। इसका तो तुमने नाम ही नहीं दिया है ना, तो वहां पर वो अभी भी नल ही है। लेकिन अगर अपन बात करें, एक स्टूडेंट आया, फॉर्म मिला, दूसरा आया, फिर फॉर्म मिला, तीसरा आया, फॉर्म मिला, चौथा आया, फॉर्म मिला, मतलब अब ये पूरी क्लास अगर जावा की है, जावा के स्टूडेंट्स के फॉर्म्स आ गए, तो मैं इन सबको स्टोर करके कहाँ रखूंगा और कैसे रखूंगा? एक फाइल में, एक फोल्डर में। कि यार भैया मैंने एक फोल्डर लिया और उस फोल्डर में मैंने सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म रख के ऊपर लिख दिया 530 to 630 या 5 to 6 या 6 to 7, है ना, जावा बैच रख के लिख दिया कि हर एक फॉर्म के रिस्पेक्ट में वो एक नई नई फाइल बनाएंगे, 50 बच्चे तो 50 फाइल। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो सिमिलरली ये जो आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डेटा मेंबर को तो अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन ये जो मेंबर फंक्शन है उसको सिर्फ वन टाइम ही मेमोरी एलोकेट होती है। इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो मेमोरी आपका ये फंक्शन भी एक्सेस करे, सॉरी ये ऑब्जेक्ट भी एक्सेस करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट भी एक्सेस करेगा। मतलब जो कॉमन एक फोल्डर है, अगर इस बच्चे की डिटेल्स में को चाहिए तो इसी फोल्डर को एक्सेस करके उस बच्चे की डिटेल निकालूंगा, और अगर दूसरे बच्चे की डिटेल चाहिए तो उसकी डिटेल्स भी मैं इसी फोल्डर को एक्सेस करके निकालूंगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ नेम को प्रिंट करवाना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, फंक्शन चलाना है, तो मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, तो इस फंक्शन को वन टाइम ही मेमोरी एलोकेट हुई है, हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। यहाँ तक क्लियर है? और अगर अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको इसका भी नाम देना है तो आप एक काम करो, आप इसको यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, ओबीजे डॉट, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओबीजे वन डॉट एफ नेम, और आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैथ्यू। क्लियर है? यहाँ पर आपने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर अगर आपने नाम लिखा है, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद में वापस से रन करेंगे, आपको मिल जाएगा मैथ्यू। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब ये तो चलो ठीक है, ऐसा हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये वेरिएबल तो सेम ही रहेगा ना। एक बच्चा आया, उसके फॉर्म में लिखा हुआ था फर्स्ट नेम, तुम आओगे तो अलग से थोड़ी लिखेंगे एफ नेम, वो भी तो फर्स्ट नेम ही लिखेंगे ना तुम्हारे लिए भी। मतलब कोई स्टूडेंट आया, उसको फॉर्म फिल करने के लिए दिया, तो उस पर लिखा हुआ है एफ नेम या फर्स्ट नेम, तो कोई दूसरा आएगा तो उसको भी तो फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ ही देंगे, तो उसको थोड़ी चेंज कर देंगे वो। तो मैं कॉपीज अलग अलग एलोकेट हो जाएगी। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि मैंने इसको सेव एज किया और मैंने यहाँ पे करा है फन 3, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है 3, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आकर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है एफ नेम, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लस करके एफ नेम। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कॉल किया, अब मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ओबीजे डॉट माई फन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ओबीजे से किसको कॉल किया है, यहाँ पर माई फन को कॉल किया है, मैंने इसको हटा दिया। मैंने यहाँ पर आकर अब क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये ऐसा लिखा है, और अब उसके बाद में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट माई फन से मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया, सॉरी ओबीजे वन। ठीक है, मैंने इसको कॉल किया है। अब अगर मैंने इसको इससे कॉल किया है, तो अब एक चीज़ ये बताओ कि ये ऊपर प्रिंट होगा क्या? मैंने इसको सेव किया। अब बनाते हैं यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर 3 चेंज लिखना रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 3 लिखना रहेगा।
ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। अब अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, fun3 सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अब अगर अपन इसको रन करते हैं, तो मैंने इसको रन किया तो देखो मेरे को क्या मिला, एंड्रयू एंडरसन और मैथ्यू मैन मिला। तो अब ये कैसे मिल गया, आपने तो सिर्फ एफ नेम ही लिख के रखा हुआ था। क्या फंक्शन यूज किया है, तो फंक्शन यूज किया है तो ये कैसे पता लगेगा कि एफ नेम कब किसका प्रिंट करवाना है। ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से कॉलिंग करी है उसका, मतलब आपको एक चीज ये क्लियर हुई है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से मैं फंक्शन की कॉलिंग करूंगा तो उसके अंदर जो भी मेरे डेटा मेंबर्स लिखे हुए होंगे, है ना, वो उस ऑब्जेक्ट के ही कंसिडर होंगे। क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा उस ऑब्जेक्ट के कंसिडर होंगे, तो अब इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंसिडर करो कि आपके घर में गेस्ट आते हैं, गेस्ट आते हैं, तब आप उनको कैसे ग्रीट करते हो, मतलब कोई आया गेट से अंदर तो तुम उसको क्या बोलोगे, क्या? अरे वेलकम तो कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता ऐसा वेलकम वेलकम। हाँ नमस्ते बोलोगे आप, राइट, है ना। और आप उनको क्या बोलोगे कि बैठिए, है ना, चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, पलंग पे बैठिए, ऐसे ही बोलोगे, यही बोलते हो ना, पलंग पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, ऐसे ही बोलते हो, या ऐसा बोलते हो कि ये मेरी चेयर पे बैठ जाओ, ये मेरे सोफे पे बैठ जाओ, ये मेरे पलंग पे बैठ जाओ, अच्छा ये मेरा फैन ऑन कर देता हूँ, ये मेरा ऐसे ऑन करता हूँ, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर सामने वाला आपके घर में आया है तो वो जितनी भी चीजें है, जितने भी एसेट्स है, वो आपके ही है ना। आपको ये आगे थोड़ी बताना पड़ेगा कि ये मेरा है, आपके घर में तो आपका ही होगा। सिमिलरली जब आपने फंक्शन को कॉल किया है तो जो डेटा मेंबर है, तो आपने जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो डेटा मेंबर आपने फंक्शन के अंदर यूज किया है वो उस ऑब्जेक्ट का ही कंसिडर होगा। वहां पर जाकर आपको obj1 डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे आप इस मेन मेथड के अंदर यहाँ पर लिख रहे थे। समझ में आया? सर अगर हमें यूजर से चाहिए हाँ तो हम स्कैनर वाली जो लाइन है वो वर्ड में लिखेंगे? नहीं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप मेन में भी लिख सकते हो और ऊपर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको जहाँ चाहिए। आप बोले कि अगर ऊपर चाहिए तो आप ऊपर भी गेट कर सकते हो, नीचे चाहिए तो आप नीचे भी गेट कर सकते हो, दोनों में रन हो जाएगा। क्लियर क्या आता सभी को? ठीक है, तो फिर आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे फंक्शन का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना। इनिशियली अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये जो फंक्शन का कंसेप्ट है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? तो ये फंक्शन का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था वही आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हो। आप हो सकता है सी से कर रहे हो सकता है पाइथन से कर रहे हो। अगर पाइथन से कर रहे हो तो पाइथन में भी फंक्शन आता है, सी में कर रहे हो तो सी में भी फंक्शन आता है ना। बट ये है कि अगर आप सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हो तो ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि सी प्लस प्लस के पहले आप एक बार सी पढ़कर आए, है ना, क्योंकि वो एक सी एक बेसिक बोले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी का, राइट। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे जो अभी तक हमने हमारे प्रीवियस सेशन में कवर अप कर रहे थे, लाइक कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल, है ना, पैटर्न के कंसेप्ट, है ना, फंक्शन का कंसेप्ट, एरे का कंसेप्ट, तो ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो कि आप मेनली, है ना, और थोड़े से लार्जली मैनर पे, है ना, आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, या फिर आपकी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या अगर आपने पाइथन वगैरह पढ़ा है, कोर पाइथन वगैरह, तो आप उसमें वहाँ पर कवर अप करते हैं। फिर अगर अपन बात करें मेनली, अगर अपन जावा में देखें तो जावा में आपको फोकस करना रहता है आपके उप्स के कंसेप्ट पर। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ ये उप्स के कंसेप्ट होते क्या है, तो ये उप्स के कंसेप्ट भी आप ऑलरेडी एक बार गो थ्रू करते हुए आते हो आपके सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, है ना। सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पर आप उप्स के कंसेप्ट गो थ्रू करते हुए आते हो, राइट। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से जावा आपके काम ही उप्स पे करती है ना। तो इनिशियली इसका जो बेस रहेगा वो आपका लिटिल बिट सी प्लस प्लस का रहेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो ये ऑलरेडी आप एक बार सी प्लस प्लस में देखते हुए आते हो, सी प्लस प्लस में आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है। अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर जब ऑलरेडी हमने वहां पर ये सारी चीजें पढ़ी है तो हम यहाँ पर
जावा में वापस से क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि उप्स के कंसेप्ट वहां भी थे, उप्स के कंसेप्ट यहाँ पर भी है, क्लास ऑब्जेक्ट वहां भी है, क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, तो फिर क्या मेन डिफरेंस। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ लिमिटेशंस थी, है ना, कि जो आपने सी प्लस प्लस में जो उप्स के कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें कुछ कंसेप्ट में लिमिटेशंस थी, है ना। आप बोल सकते हो कि इतना इफिशिएंटली आप उन कंसेप्ट्स को वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप हाई लेवल लैंग्वेज पर उन उप्स के कंसेप्ट को यूज करके प्रॉपर मैनर में यहाँ पे आपके कोड फ्रेम को सेट करोगे। अब अगर अपन बात करें कि ये जो उप्स के कंसेप्ट्स पे आप आगे बढ़ेंगे, तो उन उप्स के कंसेप्ट्स में आपके पास में जो मेजरली थिंग्स आपको देखने को मिलेगी वो होती है एक डेटा मेंबर और एक होता है मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर बोले तो आपके वेरिएबल्स, इंस्टांस वेरिएबल जिसको बोल दो, है ना, मतलब आप ये वेरिएबल्स में आप कैटेगराइज करोगे, वेरिएबल होता है, इंस्टांस वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है, और उसी के साथ में आप फंक्शन से डील करते हो, और वहां पर उन फंक्शंस को अपन बोलते हैं मेंबर फंक्शन। तो अब ये मेंबर फंक्शन बेसिकली होता क्या है, काम कैसे करेगा, तो वहां पर उसको डील करवाने के पहले मैं आपको उन मेंबर फंक्शन को एक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सिंपल फंक्शन के नाम से। और जावा के केस में इनिशियली आप फंक्शन से कैसे डील करोगे, तो अपन पहले उसकी प्रोग्रामिंग कर कर देखेंगे। मतलब मैं आपको यहाँ पर बेसिक जावा के प्रोग्राम में फंक्शन को कैसे यूज करना है वो बता दूंगा। फिर जब अपन उप्स में चलेंगे और वहां पे जब मैं डेटा मेंबर और मैं वहां पर आपको मेंबर फंक्शन बोलूंगा, तो आपको मेंबर फंक्शन नया नहीं लगेगा, क्योंकि वो आप ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर चुके होंगे। तो अब अगर अपन बात करें कि ये फंक्शन मतलब बेसिकली होता क्या है, तो फंक्शन मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं इस फंक्शन का, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में यहाँ पे थ्योरेटिकल मैनर में डिस्कस कर लिया था, प्रैक्टिकली अभी अपन इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो फंक्शन मतलब होता क्या है, तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सेल्फ कंटेन्ड मतलब खुद में ही कंटेन्ड एक क्या होता है, ब्लॉक होता है, किसका, आपके स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर मल्टीपल क्या आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं। एवरी फंक्शन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, हर एक फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब आप इसको आपके रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हो, या आप इसको प्रोग्रामिंग से भी जोड़ सकते हो। जैसे अगर आपने कहीं पे प्रोग्रामिंग देखी हो, करी हो, तो उसमें आपने देखा होगा प्रिंटफ। अब प्रिंटफ नाम का क्या है, एक फंक्शन है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, प्रिंट ही करेगा, ये यूजर से वैल्यू तो गेट कर नहीं सकता, तो ये प्रिंटफ प्रिंटिंग का ही काम करेगा। अगर आपने सी पढ़ी है, तो सी में आप स्कैनफ का यूज करते थे, तो स्कैनफ क्या करेगा, यहाँ पे यूजर से वैल्यू ही गेट करेगा, वो प्रिंट करने का काम नहीं करेगा। आपने कहीं देखा होगा POW नाम से, पावर नाम से फंक्शन होता है, मिन MIN मिन नाम से फंक्शन होता है, मैक्स MAX मैक्स नाम से फंक्शन होता है। तो अब ये नाम से ये क्या बता रहे हैं कि मिन मतलब मिनिमम ही निकालेगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम ही निकालेगा, पावर मतलब पावर ही निकालने का काम करेगा। क्लियर है। तो सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एवरी फंक्शन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब ये तो मैंने प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल बताया, इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंसीडर करो कि आपके घर में भी फंक्शंस होते हैं। अब अगर आपके घर में भी फंक्शन होते हैं, तो वो फंक्शन का कुछ मोटिव होता होगा, एक स्पेसिफिक नाम होता होगा, है ना, एक स्पेसिफिक पर्पस होता होगा कि वो फंक्शन किस चीज का है। कि अगर आपके घर में किसी की बर्थडे पार्टी का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को इन्वाइट भी करोगे तो ये बोलोगे कि यार मेरे यहाँ पर फंक्शन है बर्थडे पार्टी का। ठीक है। आप अगर ऐसा बोलना चाहते हो कि अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ऐसा फंक्शन रखा जिसमें हमने 3-4 लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए, और कॉलेज की भी पार्टी कर ली, और कुछ और भी फंक्शंस हमने वहाँ पे ओरिजिनेट कर लिए। तो उस केस में फिर आप उसको एक ऐसा गेट टुगेदर नाम दे सकते हो कि यार गेट टुगेदर का फंक्शन है, आपको आना है, जिसमें अपन बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और ये स्पेसिफिक रीजन से भी आपको इनवाइट किया जा रहा है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, उस केस में भी उसको आप गेट टुगेदर का एक नाम देंगे, है ना। मैरिज सेरेमनी होगी तो उसको भी एक नाम मिलेगा, है ना। आपके कॉलेज का फंक्शन होगा उसको भी नाम मिलेगा, एनुअल फंक्शन होगा वो भी होगा, है ना। और बाकी की जो भी आपके XYZ, है ना, जितने भी इंडक्शन प्रोग्राम है तो उसका भी एक नाम होगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, एक स्पेसिफिक पर्पस को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, है ना, और एवरी फंक्शन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अब फंक्शन को कैटेगराइज करते हैं अपन बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में। बिल्ट इन मतलब बने बनाए, है ना, बिल्ट इन को इनबिल्ट भी बोल सकते हो, लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फंक्शन भी आप यहाँ पर उसे बोल सकते हो, या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हो, जिसमें आप क्या बोलोगे, फंक्शन हुज डेफिनेशन पार्ट इज ऑलरेडी डिफाइंड, जिसका डेफिनेशन पार्ट क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें यूजर डिफाइंड, तो यूजर डिफाइंड के केस में ऐसा होगा कि यूजर अपनी नीड के हिसाब से क्या करेगा, उसको कस्टमाइज करेगा, लॉजिक सेट करेगा, है ना, उसके अंदर के स्टेटमेंट्स फ्रेम करेगा।
तो फंक्शन उस डेफिनेशन पार्ट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर्स नीड, प्रोग्रामर्स को क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको लॉजिक सेट करना है, वो उसके नीड के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को सेट करेगा। फीचर्स या फिर एडवांटेजेस क्या होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फंक्शन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। जैसे मैंने बोला कि यार मुझे कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है और उस टास्क को परफॉर्म करने में 50 लाइंस लग रही है। अब 50 लाइंस लग रही है, मुझे वो टास्क को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है। अगर मेरे को 10 जगह यूज करना है तो 50-50 करके ऐसे 500 लाइंस हो जाएगी। क्लाइंट ने बोला मुझे कुछ चेंजेस करना है, अब ऐसा करते करते मैंने 9 जगह 9 बार तो उसमें चेंज कर दिया, लेकिन 10th नंबर ऑफ टाइम पर वो चेंज करना मैं भूल गया या रह गया। तो अब उस केस में क्या होगा कि आपने चेंज कर भी दिया, लेकिन कहीं वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उससे ओरिजिनेट होने वाला, जनरेट होने वाला आउटपुट कहीं सही आ रहा है, कहीं गलत आ रहा है, कहीं कुछ भी बता रहा है। तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेगा। तो फिर उस केस में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप ये कोड रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, जो कि आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आपका फंक्शन। कि आप 1 टाइम कोड लिखकर उसको 10 टाइम या 100 टाइम्स भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जिससे अगर इन फ्यूचर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप 1 टाइम चेंज करोगे तो वो फंक्शन फिर वहां पे जहां जहां पे भी कॉल हो रहा होगा उतनी जगह वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट करके देने का काम कर देगा। फंक्शन मेक्स डिबगिंग इजियर। डिबगिंग मतलब, बग मतलब होता है एरर, डिबग मतलब होता है टू रिजॉल्व दैट एरर, है ना। कि ये क्या करेगा, आपके डिबगिंग को इजियर कर देता है। इजियर कर देता है मतलब कैसे, कि अगर आप देखेंगे कि आपकी कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में एरर आ रही है, तो वो स्पेसिफिकली ये बता देगा कि इस फंक्शन में आपको एरर मिल रही है। तो पूरे 1000 लाइन के कोड को आपको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। वो 50 लाइन का जो आपने फंक्शन बना के रखा हुआ है, डायरेक्टली आप उस 50 लाइन के फंक्शन में जाके देख लोगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। फंक्शन रिड्यूसेस रिडंडेंसी ऑफ कोड। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेम कोड को आप मल्टीपल टाइम्स लिखते हो, तब आपने 1 टाइम लिख दिया है फंक्शन के अंदर, तो इससे क्या होगा, आपका कोड रीयूज भी हो जाएगा और यहाँ पे रिडंडेंसी ऑफ कोड रिड्यूस भी हो जाएगा। फंक्शन रिड्यूसेस प्रोग्राम साइज। सिंपल सी बात है ना, कि आप यहाँ पे 50 लाइन का कोड को 10 टाइम्स लिख रहे हो, तो कितना हो रहा है, 500 टाइम्स, मतलब 500 लाइन्स। वहीं अगर मैंने उस 50 लाइन को एक जगह रख दिया और बचे हुए 10 टाइम्स मैंने उसको सिर्फ एक लाइन से कॉल कर लिया, तो कितना हो रहा है 50, और वो 10 मतलब कितना होगा 60। तो यहाँ आपके 500 लाइन्स लग रही थी और यहाँ पर आपके सिर्फ 60 लाइन्स ही लग रही है। क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, तो इसके अलावा आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन क्रिएट n नंबर ऑफ फंक्शन। आप n नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हो, आपको जितने फंक्शन बनाना है उतने बनाओ, और अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड n नंबर ऑफ टाइम्स। आप आपके फंक्शन को n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो फंक्शन कैन बी कैटेगराइज एज। फंक्शन को आप कैसे कैटेगराइज करोगे, तो फंक्शन को आप कैटेगराइज करोगे यहाँ पे 4 टाइप से, जिसमें सबसे पहले क्या जाता है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। यहाँ पर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करोगे, है ना, और यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न होकर नहीं मिलेगी। मतलब कि आपने कोई फंक्शन ओरिजिनेट किया, फंक्शन आपने रखा, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने बोला बर्थडे पार्टी है, मैरिज सेरेमनी है, XYZ। अब आप किसी की बर्थडे पार्टी में ही गए, तो अब नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइम। आप बर्थडे पार्टी में गए बिना कोई गिफ्ट लिए, तो उन्होंने भी आपको सीधे वहां से भेज दिया बिना रिटर्न गिफ्ट दिए। मतलब ना ही आप कोई गिफ्ट लेकर गए और ना ही आपको कोई रिटर्न गिफ्ट मिला, खाली हाथ गए खाली हाथ आए। मतलब आपने फंक्शन को कॉल तो किया, लेकिन आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, कोई वैल्यू पास नहीं करी, कोई वेरिएबल पास नहीं किया, तो उधर से आपको इन रिस्पॉन्स भी कुछ वैल्यू, कुछ वेरिएबल रिटर्न होकर नहीं मिले। इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर, है ना। लेकिन अभी बस इतना समझो कि नो आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न टाइप मतलब क्या, ना ही आपने कुछ पास किया है और ना ही आपको कुछ रिटर्न में मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने बोला कि मैंने एक एडिशन नाम से फंक्शन की कॉलिंग करी है ना। तो यहाँ पर क्या देख रखा है, ये एडिशन नाम का फंक्शन कॉल तो हो गया, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, है ना, मतलब नल, विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न कर नहीं देगा। नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। अब नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप मतलब कि मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट तो कुछ पास नहीं करूंगा, लेकिन उधर से मेरे को रिटर्न वैल्यू होगी। मतलब मैं बर्थडे पार्टी में जरूर बिना गिफ्ट लिए गया, है ना, लेकिन मुझे वहां से रिटर्न गिफ्ट मिल गया। क्लियर है। जैसे छोटे बच्चे, है ना, जरूरी थोड़ी कि वो छोटे बच्चे गिफ्ट लेकर ही जाए, वो तो खाली हाथ गए लेकिन स्टिल उनको रिटर्न गिफ्ट मिला। तो इसका मतलब क्या है
कि नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप मतलब क्या, कि आप यहाँ पर देखेंगे आपने यहाँ पर कुछ भी पास नहीं किया, देखो आपने सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग करी है, पास कुछ किया है क्या, नहीं किया है। अब कुछ भी पास नहीं किया है तो यहाँ पर आपने इस फंक्शन को देखा कि इसने हैंडल भी कुछ नहीं किया है ना, यहाँ पर इसने हैंडल कुछ नहीं किया है। अब उसके बाद में अंदर अपन टास्क परफॉर्म करेंगे, यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि जज करके रखना रहेगा, या ये आपके माइंड में पहले से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से ये जो फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर यहाँ से ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो आपको रिटर्न टाइप क्या लिखना रहेगा, इंट। अगर वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा तो फ्लोट, डबल वैल्यू तो डबल, कैरेक्टर वैल्यू तो कैरेक्टर। अब सिंपल सी बात है, जिस भी टाइप का डेटा ये फंक्शन लेकर आएगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल। विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे, तो यहाँ से आपने आर्ग्यूमेंट को पास किया है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, वॉइड एडिशन इंट ए इंट बी, आपने आर्ग्यूमेंट को पास किया है, वो टास्क परफॉर्म करेगा लेकिन वो कोई भी वैल्यू रिटर्न कर नहीं देगा। मतलब आप गिफ्ट लेकर गए हो लेकिन वहां से आपको रिटर्न गिफ्ट नहीं मिला। और एट दी एंड विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आप फंक्शन की क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट किस में जाएंगे, इस फंक्शन में जाएंगे। आपने जो पास किया है उसको हैंडल करने वाला होगा, उसके अंदर टास्क परफॉर्म होगा और यहाँ से वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जिस भी टाइप की वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी उस टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर आपके फंक्शन के आगे लिखा हुआ होगा। और यहाँ पर ये वेरिएबल मतलब ये फंक्शन जो वैल्यू को गेट करेगा और अपनी वैल्यू को जिसमें भी रखेगा तो वो वेरिएबल भी उसी स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये तो कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताया बेसिक थ्योरेटिकल मैनर में फंक्शन के बारे में, लेकिन अब इसी चीज को अगर हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देखना है तो अपन चलते हैं यहाँ पर इसका प्रोग्राम फ्रेम करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सेव एज करके मैंने लिख लिया यहाँ पर fun1.java। ठीक, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मैंने लिखा प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, है ना। और यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास में, फंक्शन, है ना। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, तो सबसे पहले मुझे लिखना रहेगा क्लास, और क्लास में क्लास का नाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर fun1। ठीक है, अब फाइल का नाम और क्लास का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है अलग अलग आप लिख सकते हो, सेम लिखना है तो आप सेम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब फिर इसके बाद में क्या आता है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग args। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने लिखा। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर करना क्या है, तो मुझे तो अब यहाँ पर फंक्शन बनाना है, फंक्शन का कंसेप्ट देखना है। तो अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, क्या उन प्रोग्राम्स में कहीं पे फंक्शन का कंसेप्ट देखा है क्या? देखा है क्या? ठीक है, मतलब अभी तक अपन ने फंक्शन का कंसेप्ट नहीं देखा एग्जांपल में अपने, मतलब अभी तक जितने भी कोर जावा में आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें आपने फंक्शंस नहीं बनाए। जैसे मतलब मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ अपन ने बनाए कि नहीं बनाए, अपन ने अपने प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बनाए कि नहीं बनाए, कहाँ बनाए, करे होंगे, नहीं करे कि नहीं करे, लूप्स में। आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया